हेलो दोस्तों, आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी बहुत ही डिटेल में सभी जानकारियों को बताया जाएगा। इतिहास के सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसमें जैसे कि स्टेट में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, ट्रिपल एससी में सभी में ये कामयाब होगी, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के 3 स्रोत होते हैं। इतिहास बहुत ही लंबी विधा होती है। इसको विद्वानों ने अपने अपने मतभेद के अनुसार, जो यात्रियों ने यात्राएं करी उनके साक्ष्य के अनुसार कई भागों में बांटा है। जैसे पुरातात्विक इतिहास, पुरातात्विक स्रोत नंबर 2, साहित्यिक स्रोत, और नंबर 3 है विदेशी यात्रियों के विवरण। यात्री के विवरण। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को भी कई भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अभिलेख। मुद्राएं, स्मारक या भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। पुरातात्विक इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं। जैसे अभिलेख, जो भी खुदाई में अभिलेख पाए गए, कई राजाओं ने जो अभिलेख बनाए, उनसे जो जानकारी मिलती है उसको वो पुरातात्विक स्रोत के तहत आती है। मुद्राएं, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हमको, वो पुरातात्विक इतिहास के जानने के स्रोत बने। भवन मिले जो, वो भी बने स्रोत। और मूर्ति, खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली, कुछ चित्रकला के अवशेष मिले और बाकी अन्य अवशेष मिले। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। नंबर 1 होता है अभिलेख। अभिलेख के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं, प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं।
जो अभिलेख थे किस किस पर लिखे गए थे? ये पाषाण पे लिखे गए, स्तंभों पे लिखे गए, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर और मूर्तियों पर भी उत्खनित हैं। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर पाए गए। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अब बात आती है सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले और किसके हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ये कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। सबसे प्राचीन अभिलेख जो अशोक के हैं उनकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। ये प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी अभिलेख हैं। ब्राह्मणी अभिलेख ज़्यादातर ये हैं। ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मणी हैं। ये बाएं से दाएं लिखे जाते थे। ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में यूनानी एवं आर्मेइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। जो पाकिस्तान से अभिलेख मिले उनकी भाषा यूनानी और आर्मेइक थी। उनकी आर्मेइक लिपि थी। पाकिस्तान से अभिलेख मिले यूनानी और आर्मेइक लिपि में थे। अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तर होता है इसका जेम्स प्रिंसेप। इसने कब पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। 1400 ईस्वी का अभिलेख पोगचकोई का अभिलेख था। एशिया मानव से देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। 1400 ईस्वी में
1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख एक था वोगजकुई का अभिलेख। वोगजकुई का अभिलेख या एशिया माइनर। एशिया माइनर, इससे वोगजकुई के अभिलेख से बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसे कि देवताओं की जानकारी मिली। देवताओं में कौन कौन से देवता की जानकारी मिले, उनके नाम हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य थे अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोड़ा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोड़ा का अभिलेख है। अभिलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख, कुछ अभिलेख आ रहे हैं, उनको किसने बनवाया, किसके बारे में जानकारी मिलती है, इनमें ये बताया गया है। सबको मैं डिटेल में एक एक करके बता रहा हूँ। हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है कलिंग राजा खारवेल की। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है।
रुद्रामन रुद्रामन के विषय में। रुद्रामन ने एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील का वर्णन इसमें मिलता है। नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख है एक। प्रयाग स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त ने बनवाया था ये। समुद्रगुप्त ने बनवाया। इसमें समुद्रगुप्त की जितनी विजय है, उसने कौन कौन से युद्ध जीते उसकी जानकारी मिलती है। विजय की जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है, ये समुद्रगुप्त इसकी जानकारियां हैं। और नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है गौतमी वलसरी सातवाहनों की उपलब्धियां। ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से शुंगों की उपलब्धियां। शुंगों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब ये अभिलेख हो गए खत्म। अब पढ़ेंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्राओं के बारे में मुद्राओं के बारे में मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलनी करेंगे। कैसे मुद्राएं बनती थी, चांदी की बनती थी या सोने की, कहाँ से प्राप्त हुई, किसने कौन सी मुद्राएं बनवाई, किसने चांदी की बनवाई, किसने सोने की, किसने शीशे की मुद्राएं बनवाई, इन सभी की जानकारी मुद्राओं के अभिलेख में मिलती है। ये जानकारी 206 से 300 ईसा पूर्व की है। इसके पूर्व के सिक्के पर लेख नहीं है। जो इससे पहले के सिक्के थे उन पर लेख नहीं लिखे जाते थे। 206 ईसा पूर्व से पहले के जो सिक्के थे उन पर लेख नहीं लिखे जाते थे, वो सादा ही छापे जाते थे।
प्राचीन सिक्के प्राचीन सिक्कों को आहट सिक्के भी कहा जाता है। आहट सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के, पंचमार्किट या कासापण, कासापण कासापण कहा जाता है। प्राचीन सिक्के थे उन्हें आहट सिक्के कहा जाता था। ये हाथ से बनाए थे ठप्पा मार के, इसलिए पंचमार्किट या कासापण भी कहे जाते थे। मुद्रा, इन मुद्राओं का उपयोग कहाँ होता था? इन मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा में होता था। दान दक्षिणा में, क्रय विक्रय में होता था और वेतन मजदूरी के रूप में भी होता था। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल में मिलती हैं। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं मिली मौर्यों के बाद एक युग आया मौर्योत्तर काल। इन्होंने सबसे ज़्यादा मुद्राओं का प्रयोग किया। इनने कई धातुओं की मुद्राएं चलाई, जैसे सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा और चांदी से निर्मित थी। सर्वाधिक शुद्धतम सिक्के, सर्वाधिक शुद्धतम सिक्के किसके थे? कुषाणों के थे। इन्हें सोने के बनाए थे, गोल्ड के। सर्वाधिक शुद्धतम सिक्के किसके थे? कुषाणों के। इन्हें सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए किसने किए? गुप्तों ने। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के पूछे जाए किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त वंश के राजाओं ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। अब इनके सिक्कों पर जो आकृतियां बनाई जाती थी, निशान या पहचान के लिए कुछ बनाया जाता था। इन राजाओं ने बहुत सी आकृतियों का प्रचलन किया। मुद्राओं पर आकृति थी। ये कौन से थे? बुद्धकालीन सिक्के। ये सिक्के थे बुद्धकालीन। इनमें थे पेड़ की आकृति थी, मछली की आकृति होती थी, सांड की आकृति होती थी और हाथी की, और आधा चंद्रमा भी बना होता था इनके सिक्कों पर।
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर युग बना है। जबकि कुछ पर अश्वमेध यज्ञ पराक्रम उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है तथा कुछ सिक्कों वीणा बजाते दर्शाया गया है। अब पढ़ेंगे स्मारक और भवन। 2 सीरीज हमारी 2 पॉइंट खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट आता है स्मारक और भवन। स्मारक और भवन। उस समय कैसे कैसे स्मारक और भवन बनाए जाते थे उनकी जानकारी मिलती है। ये मंदिरों की शैली कैसी थी। एक नागर शैली थी, दूसरी द्रविड़ शैली थी। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। नागर शैली के मंदिर। और द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होता है। इन दोनों को जो मिला जुलाकर मंदिर बनाए जाते हैं या भवन बनाए जाते हैं वो उसको वेसर शैली कहते हैं। बोरोबुदुर का मंदिर ये 8वीं शताब्दी में जावा में बना। चौथा पॉइंट आता है मूर्तिकला। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। कहाँ कहाँ से मूर्तियाँ मिली, किसने बनवाई, ये सब पढ़ेंगे। कुषाण राजा, गुप्त काल और जो गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का काल था जो, इनमें जो मूर्तियाँ बनी थी ना, उनमें जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान मिलता है।
इनमें जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया और उन्होंने सीधे साधे की मतलब उनकी मूर्तियां बनाई, लोग उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे, ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। इनमें मिलने वाले जो मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मिली, भरूच से मिली, बोधगया से, सांची से, अरावली से, और इनमें जो मूर्तियाँ मिली इन जगहों से उनमें बहुत बहुत सुंदर झांकियाँ भी थीं। और पांचवा आता है चित्रकला। चित्रकला अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मणासन राजकुमारी के चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक है, जिसे गुप्तकालीन जीवन की झलक मिलती है। अजंता गुफा उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मणासन राजकुमारी चित्रों शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। लास्ट पढ़ेंगे अवशेष। अवशेष पाकिस्तान से कौन कौन से अवशेष मिले, वहाँ से कौन से हथियार मिले, ये सब जानकारी इसमें पढ़ेंगे। पाकिस्तान से सोहन नदी घाटी की उत्खनन से प्राप्त पुरापाषाण पत्थर, हथियार, औजारों की जानकारी मिलती है। अंतर्दी खेड़ा से खुदाई से ज्ञात होता है कि लोहे का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से किसका मिला था? लोहे का साक्ष्य। अंतर्दी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिलता है। 1000 ईसा पूर्व। इसके साथ में ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल आएंगे, इस श्रृंखला को बनाते हुए।